हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, द मुगल। 16 टू 17 सेंचुरी के बीच में जो मुगल डायनेस्टी रूल कर रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, रूलिंग जो है मुगल ने लार्ज टेरिटरी जो है एज एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो है, जहाँ पे डाइवर्स काइंड ऑफ जो पीपल और कल्चर रहते थे, और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क है किसी भी रूलर को जो है ना अकॉम्प्लिश करना, जो मिडिल एजेस में जो है किसने किया है। क्योंकि क्वाइट एक कॉन्ट्रास्ट टू इट्स प्रीडेसेसर्स, जो मुगल ने क्रिएट किया एक एम्पायर और अकॉम्प्लिश किया, बट इट सीम्स पॉसिबल फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। From the later half of 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi to until in 17th century they controlled nearly all the subcontinent. देखो, जिस टाइप के डाइवर्स कल्चर और सोसाइटी और डाइवर्स काइंड ऑफ रिलीजन्स और पीपल रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, ये बहुत डिफिकल्ट था किसी सिंगल रजीम को, किसी सिंगल डायनेस्टी को जो है कंट्रोल करना इतनी बड़ी, ठीक है, जहां लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट है। बट ये अचीव किया किसने? मुगल डायनेस्टी ने। 17th सेंचुरी तक आते आते मुगल्स ने ऑलमोस्ट ऑल द सब कॉन्टिनेंट जो था वो उस पर रूल करते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि दे इम्पोज्ड ए स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और आइडिया ऑफ गवर्नेंस जो आउटलास्ट किया देयर रूल, लीविंग एक पॉलिटिकल लेगेसी जो सक्सीडिंग रूलर्स जो सब कॉन्टिनेंट के हैं कुड नॉट इग्नोर। टुडे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो एड्रेस करते हैं नेशन को इंडिपेंडेंस पे, कहाँ पे? रैम्पट से, रेड फोर्ट की दिल्ली से, जो जो क्या था, रेजिडेंस था मुगल एम्पायर का। ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं हु वर दी मुगल्स। देखो, मुगल जो है वो डिसेंडेंट है दो ग्रेट लिनिएज ऑफ रूलर्स के। मदर साइड से जो है वो डिसेंडेंट है चंगेज खान के, जो 1227 में मरा, और मुगल रूलर जो है वो रूल्ड अवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। मंगोल्स जिन्होंने रूल किया चाइना और सेंट्रल एशिया में, मंगोल्स को तो सब जानते हैं ना। और अपने फादर की साइड से ना वो टेमरलेन जो था, तैमूर जो डाई हुआ 1404 में जो मरा, उसके डिसेंडेंट थे। ग्रेट 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 चाइल्ड हैं शायद वो जो है तैमूर के, जो रूलर था ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की का। होएवर मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल्स। मुगल्स ने अपने आप को मंगोल से एसोसिएट इसलिए नहीं किया बिकॉज जो चंगेज खान की मेमोरीज एसोसिएटेड थी, जो मैसेकर और इनन्यूमरेबल पीपल का जो मैसेकर किया था उसने, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विथ उज्बेक्स, देर द मंगोल कंपिटिटर्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मंगोल जो थे वो प्राउड थे तैमूराइड एंसेस्ट्रीज पे, अपने तैमूर की एंसेस्ट्री पे वो प्राउड थे। एंड नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1300। इसकी वजह से नहीं है, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज के उसने 1398 में जो है कैप्चर किया, बट बिकॉज ऑफ इट्स दे सेलिब्रेटेड देयर जियोनोलॉजी पिक्टोरिकली, ईच रूलर गेटिंग पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। पिक्चरली जो है तैमूर के साथ अपनी रूलर्स ने अपनी पिक्चर्स बनवाई। अब मुगल की मिलिट्री कैंपेन देखते हैं। देखो, बाबर फर्स्ट टाइम जो है मुगल एम्परर था, जो 1526 से 1530 के बीच में 4 ईयर्स का था, जो सक्सीड हुआ कहाँ पे? थ्रोन ऑफ फरगाना में 1494 में था, व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड। 1494 में सोचो, 12 साल की उम्र में, ठीक है, 12 साल की उम्र में फरगाना में वो थ्रोन पे बना। एंड ही वाज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्टर थ्रोन। एक इन्वेजन हुआ मुगल ग्रुप के द्वारा, उज्बेक के द्वारा। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। ईयर्स ऑफ वंडरिंग के बाद उसने काबुल को 1504 में सीज किया। इन 1526 जो है उसने डिफीट किया सुल्तान जो दिल्ली का इब्राहिम लोदी पानीपत में, और कैप्चर किया दिल्ली और आगरा। कब? 1526। ये डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना, ठीक है, ओके। अब मुगल के ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन देखो, मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिटर, मतलब जहां एल्डर सन जो है वो इनहेरिट करेगा फादर्स की ईस्टेट। इंस्टेड वो फॉलो करते थे क्या? मुगल और तैमूराइड जो कस्टम और जो कॉपरोसेंडरी थी इनहेरिटेंस की, मतलब कि डिवीजन करते थे अपनी इनहेरिटेंस का अपने सारे बच्चों के बीच में, ठीक है। 5 बच्चे तो 5 बच्चों को जो है इंपायर को इक्वली जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। 2 हैं तो 2 को इक्वली, 1 है तो 1 को तो चलो बनना ही है, ठीक है। डिवीजन हो रहा था इनहेरिटेंस का सारे बीच में। विच डू यू थिंक इज फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस? क्या ये फेयर डिसीजन था आपके अकॉर्डिंगली? आपको क्या लगता है? अब मुगल के रिलेशनशिप बाकी रूलर्स के साथ देखो, मुगल रूलर जो थे ना वो कैंपेन constantly against ruler who refused to accept their authority, but as Mughal became powerful, many other rulers also joined voluntary. राजपूत आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। देखो, मुगल ने कांस्टेंट कंपेन किया इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है।
जो उसके रूल ने। लेकिन जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल होने लगे, कुछ लोगों ने वॉलेंट्री भी उनके साथ जो है एसोसिएट करना चाहा अपने साथ। राजपूत उसमें से एक फाइन एग्जांपल है। बहुत सारी मैरिजेज हुई उनकी डॉटर्स की मुगल फैमिली में, और रिसीव किया हाई पोजीशन, बट मेनी रेजिस्टेड एट वेल, बहुत सारा रेजिस्ट भी किया है। ठीक है, जैसे सिसोदिया राजपूत है जो मेवाड़ के, वे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल्स अथॉरिटी लॉन्ग टाइम के लिए। Once defeated, however, the honorably treated by Mughal given their lands वतन back as a assignment। एक बार डिफीट भी किया, फिर मुगल्स ने जो है वो अपनी उनको वो लैंड वापस दे दी एज ए वतन जागीर। वतन मीन्स नेशन, एग्जाम्पल है ना, वतन जागीर है ना। द केयरफुल जो बैलेंस है बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट इनेबल किया है, क्योंकि हरा के भी जो उनको जलील नहीं किया ना, हरा के भी जो है उनको इज्जत से ट्रीट किया, उनको हायर पोजीशंस दी। इसी से जो क्या हुआ, बहुत सारे किंग्स और चीफ्स जो थे वो क्या हुआ, उनके फेवर्स मिले। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, डिफिकल्ट था। अब दो कंसेप्ट पढ़ते, एक तो मनसबदार का, एक जागीरदार का। ठीक है, एज द एम्पायर एक्सपेंड हुआ और इनकपस के डिफरेंट रीजन्स जो हैं इनकम्पेसिस किए, तो मुगल ने रिक्रूट किया डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, अलग अलग टाइप के लोग। स्मॉल न्यूक्लिक जो टर्किश नोबल्स थे, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियन हो गए, इंडियन। पहले तो सिर्फ जो थे नोबल्स, पहले सिर्फ नोबल्स में जो है टर्किश रूलर्स थे, टर्किश लोग थे छोटे से। बाद में इसमें इंडियंस भी आ गए, ईरानियन आ गए, मुस्लिम्स आ गए, इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, अफगानी आ गए, राजपूत, मराठा, और बहुत सारे ग्रुप्स ने ज्वाइन कर लिया जो नोबिलिटी थी। ठीक है, और उन्होंने मुगल सर्विसेज ज्वाइन की, कैसे, एज ए मनसबदार। ठीक है, ये टर्म मनसबदार देखो ना, रेफर करती है उस इंडिविजुअल को जो किसी मनसब, मतलब मीनिंग पोजीशन, कोई रैंक होल्ड करता है, किसमें, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इसके ग्रेडिंग सिस्टम भी होते थे, समझे, जो यूज़ किए जाते थे मुगल के द्वारा, फिक्स किए हुए थे रैंक पे, जिसकी कितनी रैंक है, कितनी सैलरी है, कितनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रैंक और जो सैलरी है वो डिटरमाइन होती थी कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती थी कॉल्ड ज़ात, उस पर डिपेंड था। जितनी हायर उसकी ज़ात होगी, उतनी मोर उसकी प्रेस्टीज, उतनी इज्जत होगी नोबल की, और उतनी अच्छी उसकी पोजीशन होगी कोर्ट में, और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी भी होगी। अब मनसबदारों के पास ना मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि उनको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो है ना सवार या कैवलरी मैन, सवार मतलब घोड़े वाले जो होते हैं, घोड़े पे चढ़े हुए, कैवलरी मैन भी जिन्हें बोलते हैं, उन्हें कुछ इतने मेंटेन करने पड़ेंगे, 400, 500, 1000, उस हिसाब से उनको मनसबदार मिलता है। और मनसबदार ब्रॉट his cavalry for review and got them registered, their horse branded and then receive money to pay them salary। ये सारा कुछ करने के बाद उन्हें मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन से सैलरी मिलती थी। ठीक है, अब देखना, मनसबदार ने रिसीव किए हैं देयर सैलरीज एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स पे। ठीक है, जो कि है विच वर सम बट लाइक इकताज, जो इकताज होता था ना खलजी के टाइम पे, समझे, वो है। बट अनलाइक जो मुक्तिज हैं, जो इकता, जो एरिया पे जो मुक्तिज लोग तो थे, जो इस एरिया के रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मोस्ट जो मनसबदार थे एक्चुअल में वो रिजाइड या एडमिनिस्टर नहीं करते थे इन जागीर को, जो जागीर उनको दी जाती थी कि आपको ये होल्ड करनी है। दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू देयर असाइनमेंट्स विच वाज कलेक्टेड फ्रॉम देम बाय द सर्वेंट्स, वाइल मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। मनसबदार कहीं अलग किसी पार्ट में कंट्री में, लेकिन उनके बिहाफ पे जो सर्वेंट्स है ना, वो इन असाइनमेंट और रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे। समझे, इस तरह के। देखो अकबर के रेन में क्या हुआ, मतलब अकबर की जो ड्यूरेशन था जब वो रूल कर रहा था, जो जागीर्स थे वो केयरफुली असेस्ड थे, तो कि रेवेन्यू जो है वो रफली इक्वल था। इस तरीके से असेसमेंट की गई थी, जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है और जो सैलरी हो रही है वो इक्वली हो रही है, तो सेल्फ सस्टेन हो रही है फौज। ठीक है, लेकिन औरंगजेब तक आते आते क्या हुआ कि दिस वाज नो लॉन्गर द केस। जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो बहुत कम था, जो ग्रांट जो है सम था, जो ग्रांटेड सम था कि इतना होना चाहिए, उससे कम होने लगा। और क्या हुआ, ह्यूज इंक्रीज हो गया किसके, मनसबदार के रैंक्स, विच मेंट के लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव जागीर्स, जो उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था जागीर्स के लिए, जो लैंड और मिलेगी। तो दीज एंड अदर फैक्टर जो है ना, उन्होंने शॉर्टेज ऑफ क्रिएट किया जागीर्स का। और ये रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे जागीरदार जिनके पास ज़मीन थी, उन्होंने ट्राई टू एक्सट्रैक्ट
जितना रेवेन्यू हो सके पॉसिबल इन जागीर से, क्योंकि उनको और तो मिल नहीं रही, जो उनके पास है उसी से मैक्सिमम निकालने की कोशिश की। और औरंगजेब इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस डेवलपमेंट को, और कुछ अपने लास्ट ईयर्स ऑफ रेंस में, और पीजेंट्री जो पीजेंट्स थे, जो लोकल लोअर लेवल पे लोग थे, वो दे सफर ट्रमेंडसली, और इसकी वजह से ऊपर के लोगों को तो चलो मिला। अब और चीज़ बने, जब्त और जमींदार। देखो मेन सोर्स जो इनकम की थी ना जो मुगल्स की, वो था टैक्स जो प्रोड्यूस किया जाता था पीजेंट्री से। जो मोस्ट प्लेसेस पे पीजेंट्स थे वो पे करते थे टैक्स थ्रू द रूलर जो एलिट्स हैं, मतलब रूलर एलिट्स को पे किया जाता। रूलर एलिट्स क्या है, जो हेडमैन होता था या जो लोकल चीफ होता था। ये मुगल यूज करते थे इस टर्म को जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज, वेदर वो लोकल हेडमैन हैं विलेज के या पावरफुल चीफ्स हैं, उनको जमींदार बोलते थे। इनको टैक्सेस दिए जाएंगे, ये आगे मुगल को देंगे। और इन सारे इंटरमीडिएटरीज को जो बीच में होते थे, पीजेंट के बीच में और मुगल्स के बीच में, इनको कहते थे जमींदार। ठीक है। अब अकबर की जो रेवेन्यू मिनिस्टर था ना जिसका नाम था टोडरमल, है ना, टोडरमल, उसने कैरी आउट के केयरफुल सर्वे के क्रॉप यील्ड का, प्राइस का, एरिया के हिसाब से कि इस एरिया में इस क्रॉप का इतने में कितना क्रॉप होता है और कितना प्राइजेज है, और कल्टीवेट कितना हुआ 10 ईयर्स में। तो 1570 से 1580 के बीच में इस डाटा के बेसिस पे टैक्स फिक्स था हर एक क्रॉप का कैश में, कि इस क्रॉप का इतना टैक्स होगा कैश में। ठीक है। ईच जो प्रोविंस थी वो डिवाइड की गई थी एक रेवेन्यू सर्कल में, कि ये प्रोविंस है, इसमें ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, इस तरीके से एक ये है। एक रेवेन्यू सर्कल था जहाँ पे शेड्यूल किए जाते थे कि इस एरिया में इतना रेवेन्यू होगा इस इंडिविजुअल क्रॉप का। तो रेवेन्यू सिस्टम जो है ना उसको क्या कहते थे, जब्त। याद रखना, रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहते थे, जब्त। ठीक है। और जो प्रेवलेंट था एरियाज में जहां मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप, जो जहां केयरफुल अकाउंट दे सकते थे। ये पॉसिबल नहीं था प्रोविंसेस में, गुजरात या बंगाल में, क्योंकि वो बहुत दूर थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। तो बाकी एरियाज में, इन सब एरिया में जमींदार एक्सरसाइज करते थे बहुत सारी पावर। तो मुगल जो एक्सप्लॉयटेशन होने लगा एडमिनिस्ट्रेशन का, जो जमींदार के द्वारा होने लगा, जो इंटरमीडिएटरीज थे बीच में, उसके द्वारा तो बहुत सारे रेबेलियन हुए। कभी कभी जमींदार और पीजेंट्स जो हैं वो सेम कास्ट के अलाई करते थे और रेबल करते थे मुगल अथॉरिटी के भी खिलाफ। तो पीजेंट रिवोल्ट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंज किया मुगल एम्पायर को 17वीं सेंचुरी के एंड के बाद, अकबर के बाद। ठीक है। इस तरीके से हुआ है, समझे। तो ये अब मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी आफ्टर, 17th सेंचुरी आफ्टर, देखो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एफिशिएंसी जो है मुगल एम्पायर की, वो उससे जो है बहुत सारी इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोस्पेक्टिव और कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने डिस्क्राइब किया है एज द fabled land of earth, but the same visitors were also appalled the state of poverty that existed side by side with the great opulence। एक साइड तो शान शौकत है, एक साइड पॉवर्टी भी थी। तो एक हमें क्या इससे समझ आता है, इनइक्वालिटी लार्ज नंबर पे एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो 20th ईयर ऑफ शाहजहां के रेन का है, 20वां साल, आस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग जो मनसबदार था ओनली 445 था इन नंबर, जो टोटल 8000 में से। तो दिस स्मॉल नंबर ए मेयर 5.6% जो टोटल नंबर ऑफ मनसबदार थे वो रिसीव करते थे 61% जो टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। तो सोचो 5.6% लोग 60% से भी ज़्यादा जो है रेवेन्यू जो है एम्पायर का और सैलरीज में और ट्रूप्स का खर्चे में यूज़ होता था। तो मुगल जो एम्पायर है और उसका जो मनसबदार सिस्टम है वो एक ग्रेट डील ऑफ इनकम था और सैलरीज और गुड्स में। तो एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट करते थे आर्टिशंस को या पीजेंट्स को, जो इन मनसबदार जो इन फौज को जो है गुड्स और प्रोड्यूस सप्लाई करते थे। बट ये स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो बहुत कम था इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए, जो पीजेंट और आर्टिशंस हैं, जो पुअर अमॉन्ग्स देम लिव्ड कैसे लिव्ड फॉर द हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्स। तो हाथ से पांव तक मतलब वो भरे हुए थे गरीबी में, और वो सरप्लस चीज़ों पे, टूल्स पे या सप्लाईज पे यूज़ नहीं कर सकते थे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने। जो वेल्थी पीजेंट्स या आर्टिसन ग्रुप थे या मर्चेंट या बैंकर थे वो इकोनॉमिक वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे थे, जबकि वही है ना, अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब जो है दिन ब दिन गरीब। जो इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्स जो मुगल एलिट्स के पास थी ना, हैव्स के पास, वही मार्क्स वाला आ जाता है ना, हैव्स और हैव नॉट्स का कंसेप्ट। एक के पास बहुत ज़्यादा है और एक के पास कुछ भी नहीं। एज द अथॉरिटी जो मुगल एम्पायर की स्लोली डिक्लाइंड,
ही सर्वेंट्स जो है एक पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इमर्ज हुए, ये लोग, ये जो जिन्होंने बेनिफिट लिया था तब। तो इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट नई प्रोविंसेस जैसे हैदराबाद, निज़ाम, अवध, ऑल थ्रू दे वो रिकॉग्नाइज करते रहे मुगल जो एम्पायर है दिल्ली का उस अपना मास्टर। लेकिन 18th सेंचुरी में ये एम्पायर्स जो है वो कंसोलिडेट हो गए और अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना ली इन्होंने, क्योंकि इन्होंने तब फायदा लिया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, समझे। तो ये कुछ हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ एक जर्नल ओवरव्यू लिया है, हम लोग बड़ी डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी हम एक जर्नल ओवरव्यू लिया है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही थी, समझे, किस तरीके से इंडिया में आए। उनके डिसेंडेंट के बारे में हमने देखा कि तैमूर को वो थोड़ा मानते थे और जो मंगोल्स का था उनसे वो दूर रहते थे, क्योंकि ड्यू टू द जो हिस्ट्री अटैच्ड है मंगोल के साथ, क्रूएल्टी अटैच है, जो मैसेकर ऑफ पीपल अटैच्ड है, उनसे वो दूर भागते थे। किस तरह से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का क्या योगदान है रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में, जब्त क्या है, अच्छा फिर इक्तादारी क्या है, फिर इक्ता क्या है, फिर हमने पढ़ा ज़मींदार किसको कहते थे, जो इंटरमीडिएटरीज थे, जो हेडमैन से लेकर कोई भी जो टैक्सेस और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अच्छा, मनसबदार हमने पढ़ा। ये कुछ टर्म्स हैं जो इनसे हमने आज फेमिलियर हुए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।